not a game, it's a rich thing. हम चाहते हैं कि आप लोग ये धरना खत्म कर दें। आप जानते हैं कि हम पर पहले ही अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से कितना बोझ है। ऐसे में हम मजीद दबाव किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी सर, लेकिन जब तक आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई वाज़ेह कारकर्दगी सामने नहीं आती, हमारा पीछे हटना मुमकिन नहीं है। ये कोई मोबाइल, मोटरसाइकिल या रकम का मामला नहीं है जिसके लुटने के बाद शहरी चुपचाप सब्र करके बैठ जाते हैं। ये हमारे बच्चों का मामला है और जब तक पुलिस बच्चों को बाजियाब नहीं करा लेती, हम में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। इसकी नज़रों में अपनी बहन समेत इन सारी माओं के चेहरे थे जो अपनी औलाद की जुदाई में बिलक रही थी। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मसला ये है कि किसी भी बच्चे के बारे में अब तक कोई क्लू नहीं मिला। ये वाज़ेह है कि बच्चों को ऐसे सुनसान जगहों से गायब किया गया है जहां ना कोई इंसान मौजूद था और ना ही सीसीटीवी कैमरा। ऐसे में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस को अपना काम करने में कितनी मुश्किल पेश आ रही होगी। मगर मेरी बांजी को किसी सुनसान जगह से अगवा नहीं किया गया सर, वो अपने स्कूल के सामने से गायब हुई है। पुलिस अगर कोशिश करती तो इसे ज़रूर कोई ना कोई क्लू मिल जाता। शायान सिद्दीकी ने डीआईजी के इस्तदलाल को रद्द कर दिया। आपकी बांजी के सिलसिले में पुलिस को एक क्लू मिला है। डीआईजी ने खनकारते हुए इंकशाफ किया तो वो चौंक गया। कैसा क्लू सर? एक दुकान के कैमरे से मिलने वाली फुटेज है। फुटेज में बच्ची को एक आदमी के पीछे जाते हुए देखा जा सकता है। इस आदमी ने अपने चेहरा हाथी हाथ तक पगड़ी के पल्लू में छुपा कर रखा है, लेकिन इसके हाथ में मौजूद बड़े से डंडे को हम देखकर अंदाजा कर रहे हैं कि वो गुड़िया के बाल बेचने वाला है। हमने स्कूल के सामने खड़े होने वाले दूसरे फेरी वालों से इसकी तस्दीक भी की है। उन्होंने तायद की है कि फुटेज में नजर आने वाला वो आदमी वही शख्स है जो स्कूल के सामने गुड़िया के बाल बेचता था। फिर आपने अभी तक इस शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? वो सुनकर बेचैन हुआ। वकूआ वाले रोज से वो शख्स दोबारा वहां नहीं आया था। हमने छानबीन के जरिए जो मालूमात हासिल की हैं, इसके मुताबिक वो शख्स कुछ रोज से ही वहां आ रहा था। कोई नहीं जानता कि वो कौन था और उसकी रिहाइश का कहाँ थी। बहरहाल हमने हर तरफ इसकी फुटेज फैला दी है। उम्मीद है कि जैसे ही वो मंजर आम पर आएगा पकड़ा जाएगा। डीआईजी साहब ने मालूमात फराहम की। मेरे ख्याल में आपको वो फुटेज मीडिया के साथ शेयर करनी चाहिए। मीडिया के जरिए इसकी तशहीर होगी तो कोई ना कोई इस बदबख्त को पहचान लेगा। पुलिस ने अब तक मुजरिम को गाफिल रखने के लिए इस बात को जाहिर नहीं किया। हम आपकी तजवीज़ कबूल करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमसे ताउन करते हुए धरना खत्म कर देंगे। सॉरी सर, लेकिन ये सिर्फ मेरी फैमिली या मेरी ज़ात की बात नहीं है। हमारे साथ 5 मजीद खानदान भी शामिल हैं। इनकी तसल्ली के लिए पुलिस के पास कुछ नहीं। हम जानते हैं कि इन खानदान को मुतहरिक करने वाले आप हैं और अगर आप चाहेंगे तो वो लोग खामोश हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा। इस बार इसने मसलहत से काम लेते हुए साफ इनकार करने से गुरेज किया। अगर मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से मुंतशिर नहीं हुए तो मजबूरन कानून को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। डीआईजी के लहजे में जो धमकी थी, इसने शायान का चेहरा सुर्ख कर दिया, लेकिन कुछ कहना मुनासिब नहीं था। वह खामोशी से वहां से रुखसत हो गया। अभी कुछ दूर ही गया था कि वलीद की कॉल आने लगी। आ रहा हूँ यार, आकर तफसील सुनाता हूँ, उसने कॉल रिसीव करते हुए बेजारी से कहा। अंदाजा था कि वलीद डीआईजी से मुलाकात की तफसील जानना चाहता है। वो अगवाशुदा बच्चों के अहलखाना के साथ प्रेस क्लब के बाहर मौजूद था और खुद शायान को भी वहीं पहुंचना था। आने की जरूरत नहीं है, जेल चुरंगी के पास मेरा इंतजार करो, मैं खुद आ रहा हूँ। क्यों, सब हैरियत तो है ना? इसे वलीद के लहजे में कुछ गैर मामूलीपन महसूस हुआ। सब ठीक है, आकर सारी तफसील बताता हूँ। यहाँ की फिक्र ना करना, यहाँ अजहर ने काम संभाल रखा है। इसने अपनी एनजीओ के एक और साथी का नाम लिया। शायान के पास अब इसका इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। आखिरकार कुछ देर के इंतजार के बाद वलीद पहुंच गया। वो टैक्सी से आया था। आते ही वो इसके साथ पीछे बाइक पर सवार हो गया। अब बता, मुझे क्यों रोका आने से? आपी और राबिया को मेरे ना पहुंचने से बेचैनी हो रही होगी। मुश्किल से इन्हें फोन पर समझाया बुझाया है। वो जो लड़की सोबिया कत्ल हुई थी ना, इसके बारे में कुछ मालूम हुआ है। हम इस वक्त थाने में जा रहे हैं जहां मकतूला का भाई ज़ेरे हिरासत है। क्या इसके कत्ल का हानि और दूसरे बच्चों के अगवा से कोई लिंक मिल रहा है? इसने बाइक को किक लगाई और धड़कते दिल के साथ पूछा। बाहिर तो नहीं, लेकिन मेरी छठी इसको इशारा दे रही है। वलीद उलझे लहजे में बोला, फिर बताने लगा। पुलिस ने इस लड़के हाशिम से इतराफ़ करवा लिया है कि इसने खुद ही अपनी बहन का गला घोंटकर लाश नदी में फेंकी थी। पेट्रोल खत्म होने और अगवा की कहानी सब झूठ का पिलंदा था। लेकिन क्यों? इसे बहन से क्या तकलीफ थी कि उसे जान ही से मार डाला? कहता है बहन तकलीफ से तड़प रही थी, इससे देखा नहीं गया और इसे तकलीफ से निजात दिलाने के लिए ये हरकत कर गुजरा। बिल्कुल गैर मंतकी बात है। पेट की तकलीफ कोई इतना बड़ा मसला नहीं। बच्ची को अस्पताल लेकर जाता, डॉक्टर एक इंजेक्शन या ड्रिप वगैरह लगाते तो सब ठीक हो जाता। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। कहीं कोई गैरत का मसला तो नहीं है। लेकिन यार, लड़की बहुत कम उम्र थी। इतनी कम उम्र में इसने ऐसे भला क्या किया होगा कि भाई की गैरत जोश में आ जाए? इसने खुद ही अंदाजा लगाया और खुद ही इसे भी रद्द कर डाला। इस केस पर काम करने वाला इंस्पेक्टर कामरान बड़ा होशियार और फुर्तीला बंदा है। इसने बड़ी जहानत से केस पर काम किया है और कहता है पेट्रोल खत्म होने पर बहन को सुनसान जगह छोड़ कर
आने वाली बात इसे हजम नहीं हो रही। इसलिए सबसे पहला काम हाशिम के मोबाइल की सीसीटीवी वगैरह निकलवाने का किया, जिससे पता चला कि मोबाइल आधे घंटे से कुछ ज्यादा वक्त के लिए नदी के करीब टावर से कनेक्ट रहा, जिसका मतलब था कि हाशिम बहन को वहां छोड़कर कहीं गया ही नहीं था। करीबी पेट्रोल पंप पर भी इसकी आमद का कोई सबूत नहीं मिला। तो बस कामरान ने लड़के के साथ सख्ती की और ये सच उगलवा लिया कि बहन की मौत का जिम्मेदार वो खुद ही है। कोई ज्यादती वगैरह के असरात, शायद वो नशा करता हो, सगे बहन भाई का मामला है, इसलिए शायान ने झिझकते हुए पूछा। सोबिया की कमीज का गिरबान फटा हुआ था, लेकिन ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, एक और मशकूक बात यह मालूम हुई है कि रात हाशिम ने ही इसे बर्गर ला कर दिया था। इसकी मां के मुताबिक बर्गर खाते हुए सोबिया हल्की सी कड़वाहट की शिकायत करती रही, लेकिन हाशिम ने इसे इसका वहम करार देकर पूरा बर्गर खाने पर मजबूर कर दिया। मां ने यह बात इसलिए बताई थी कि बर्गर वाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। वो गैर मयारी चीजें बेचकर लोगों को बीमार करने का सबब बन रहा है। लेकिन कामरान को शक है कि हाशिम ने ही बर्गर में कुछ मिलाया था, मतलब वो बहन को इलाज के बहाने लेकर गया और फिर कत्ल करने की मनसूबाबंदी पहले ही कर चुका था। शायान ने इंतजाज किया, लगता तो कुछ ऐसा ही है। वलीद ने इसकी तायद की। इसी नाम में वो दोनों थाने पहुंच गए। वो अपने एक दोस्त सहाफी के हवाले से वहां आए थे, इसलिए इंस्पेक्टर कामरान ने खुशदिली से इनका इस्तकबाल किया। वो इससे हाशिम का केस डिस्कस करने लगे। गुलवा लिया है मैंने इस खराब मोड़ से। बहन को बर्गर में इसी ने कुछ मिलाकर खिलाया था, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई और इसको अस्पताल ले जाने के बहाने बाहर ले जाने का मौका मिल गया। माय गॉड, वजह नहीं बताई इसने ये सब करने की। इस बारे में डीठ हड्डी बना हुआ है, जूते खाकर भी जुबान नहीं खोल रहा, लेकिन मुझे इसके आसपास वालों से भी इस बारे में कोई अजीबोगरीब बातें मालूम हुई है। इसके उस्ताद का कहना है कि बेशक हमारे काम में हाथ पैर और कपड़े काले होते हैं, लेकिन हाशिम कुछ महीनों से जरूरत से ज्यादा गंदा रहने लगा था। इसके करीब बैठने पर बाकायदा इसके पास सबू आती थी। ऐसा लगता था कि ना तो वो अपने कपड़े धोता है ना नहाता है, कपड़े भी मुस्तकिल स्याह रंग के ही पहनने लगा था। इंस्पेक्टर के इंकिशाफात ने उन दोनों को सीधा होकर बैठने पर मजबूर कर दिया। वो मामले को किसी और रुख पर जाता हुआ देख रहे थे। इसके साथ काम करने वाले एक लड़के ने बताया, कुछ अरसा से वो अपने काम और गुर्बत से सख्त बेजारी का इजहार करने लगा था और ऐसी बातें करता था जिनको सुनकर लगता था कि वो बहुत जल्द गुर्बत के जाल को काट कर उड़ जाएगा। लड़के ने एक दो बार इसे एक गंदे हुलिये वाले मलंग टाइप बंदे के साथ मिलते हुए देखा था, लेकिन इसे इस मलंग के ठिकाने का कोई इल्म नहीं। इंस्पेक्टर ने मजीद मालूमात फराहम की और दराज से खोलकर स्याह डोरी में परोया हुआ एक लॉकेट इनके सामने रखा। महसूस साथ के इस लॉकेट को देखकर दोनों ही चौंक गए। अब तो शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि यह मामला किस नौयत का है। आप इस लड़के पर मजीद दबाव डालें इंस्पेक्टर साहब और इससे सारी कहानी निकलवाएं। शायान ने जोश से कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कामयाबी की उम्मीद नहीं। ये लड़का बहुत ही मामूली मोहरा है, बल्कि शायद मोहरा भी नहीं है, बस एक शिकार है जिसे वो अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने कच्चेपन की वजह से पकड़ में आ गया। इंस्पेक्टर कामरान ज्यादा पुरुमीद दिखाई नहीं दे रहा था। आप इसका मोबाइल चेक करवाएं, यकीन मोबाइल से कोई क्लू मिल जाएगा। वलीद ने मशवरा दिया, मैं मोबाइल फ्रांसिक वाले को दे चुका हूँ, देखें कब वो अपना काम मुकम्मल करके रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट में जो भी हो वो आप हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। जरूर आप लोगों से मिलने और सब कुछ शेयर करने का मकसद ही यही है कि इस केस को हल करने में आपकी मदद ले सकूं। आपके पास अपनी एनजीओ के वसाइल भी हैं और उनमें आने की वजह से ज़ाती दिलचस्पी भी, इसलिए उम्मीद है कि आप मेरे बेहतरीन मददगार साबित होंगे। हम अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारी हाशिम से मुलाकात नहीं कराएंगे, शायान ने मुतालबा किया। इस वक्त मुमकिन नहीं है, हमने जब से इसे उठाया है तब तक इसे सोने का मौका नहीं दिया। अभी कुछ देर पहले ही इसे सोने का मौका दिया गया है। मेरे ख्याल में इस वक्त इसे नींद से जगाना इसकी दिमागी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। इसका दिमाग उलट गया तो हम इससे मजीद मालूमात हासिल नहीं कर सके। इंस्पेक्टर ने नरमी से इनकार कर दिया। इनकार के वजूहात काबिल कबूल थी, इसलिए इन दोनों ने मजीद इसरार नहीं किया। याद रहे कि इनमें से कोई बात कहीं शेयर नहीं करनी है। अगर पब्लिक में बात निकल गई तो लोग पैनिक कर जाएंगे। वो लोग थाने से रुखसत होने लगे तो इसने इन्हें तंबीह की। बेफिक्र है, हम मामले की नजाकत को समझते हैं, हमारी तरफ से पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा। वलीद ने यकीन दहानी कराई। फिर दोनों इससे मुसाफा करते हुए बाहर निकल आए। चल हम भी चलते हैं, अब हमें नए जाविये से और ज्यादा गहराई में जाकर तहकीक करना होगी, इसके लिए बहुत सी तवज्जो और मेहनत दरकार है। वलीद ने इसका शाना थपथपा कर कहा, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुई। तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया और हमेशा मेरी तवक्कुआत पर बुरी उतरी हो। हवास पर छा जाने वाली वो पुरस्रार आवाज़ वसी और अरीज कमरे के इस गोशे से आ रही थी जो पूरी तरह तारीकी में डूबा हुआ था। वहाँ किसी की मौजूदगी को महसूस तो कर ही नहीं सकती थी, लेकिन तारीकी इतनी गहरी थी कि कुछ दिखाई देना मुमकिन ही ना था। मायूस मैं कभी नहीं हुई। आपने मेरी हर चाहत पूरी की और मेरी जिंदगी को इतनी नेमतों से भर दिया कि अब आगे मेरे लिए दिल में कोई हसरत नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं इस दुनिया के इन बेवकूफ़ों में शामिल नहीं हूँ जो एक हसरतनाक और महरूम जिंदगी से सिर्फ इसलिए समझौता कर लेते हैं कि जो इन्हें इस दुनिया में नहीं मिल सका इसे अगले जहान में पा लेंगे।
यकीनन आगे भी तुम्हारी तमन्नाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुमने वो सब कुछ किया है जिसका तुमसे मुतालबा किया गया है। तुम्हारी मेहनत और जद्दोजहद हमारे लिए खुशकुन नहीं है। तुम्हारी काबिल कदर कारकर्दगी के बदले में हम जो कुछ हासिल करने जा रहे हैं, इससे सबसे फ़ायदा तुम्हारी ज़ात को ही पहुँचेगा। तुम अपने खूबसूरत वजूद के साथ जब तक चाहोगी राज करोगे। बहुत शुक्रिया मेरे आका। वो यकदम अपनी जगह से खड़ी हो गई और कमर के बाल झुक कर तारीकी के मकीन को ताज़ीम पेश की। बहुत ध्यान से रहना, आखिरी शिकार आने तक तुम्हारे साये की भी बिनिक नहीं पड़नी चाहिए। नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने साये को भी धोखा देना जानती हूँ। इसने खुद को की जाने वाली नसीहत सुनी और कुछ सोचकर मुहब्बत सा मुस्कुराई। इसीलिए तो तुम हमारे कुर्ब की हकदार ठहराई हो। अदा किए जाने वाले इस जुमले ने इस पर यकदम वज्ह सा तारी कर दिया। आका इस पर मेहरबान था, लेकिन हर बार मेहरबान नहीं होता था। आने वाले लम्हात के तस्वुर से वो अपनी जगह खड़ी खड़ी झूमने लगी। यकदम कमरे में धीमी धीमी मौसीकी उभरने लगी। मौसीकी के आगाज के साथ ही इसके हाथ पांव हरकत में आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो किसी ऐसी दासी के रूप में डलने लगी जो अपने देवता को खुश करने के लिए अनथक नाचती है। मौसीकी की आवाज़ जैसे जैसे बुलंद होती जा रही थी, इसके रक्स में इतनी ही तेजी आती जा रही थी। आखिरकार वो इस मुकाम पर आ पहुंची जब इसने अपने हाथों से अपने लिबास को नोच नोच कर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इसका जिस्म रियां होता जा रहा था, कमरे में तब्दीली वकूफ़ पजीर होती जा रही थी। कमरे का तारीक गोशा अब पहले जितना तारीक नहीं रहा था और रोशन हिस्से में पहले जैसा उजाला नहीं था। यूँ लगता था कि रोशनी और तारीकी के दरमियान कोई पर्दा तना हुआ था और वो पर्दा दरमियान से हटा तो दोनों ने एक दूसरे में नफूज करना शुरू कर दिया था। मेरी बाहों में आ जाओ मेरी दासी, तुम्हारी हिदमत का इनाम तुम्हारा मुंतजिर है। यह सरगोशी गोया इसके कान में की गई। वो किसी मकनातीस की तरह आवाज़ की सिमत बढ़ी। फौरन ही दो हाथों ने से थाम लिया। वो थामने वाले हयोले को देख सकती थी, लेकिन यह हयोला बेशनाख्त था। शनाख्त में इसे दिलचस्पी भी नहीं थी। देवता की दीद से ज्यादा कुर्बत एक दासी के लिए बड़ा एजाज था। इतनी सी बात को क्यों मसला बना रही हो डार्लिंग? इतनी सी बात तुम्हारे नज़दीक ये इतनी सी बात है। शहनी वासफ के बेपरवाह अंदाज पर तड़ही। इतनी बड़ी भी नहीं है। आखिर को हमें लाइफ पार्टनर बनना ही है। जो कुछ कागज़ के एक टुकड़े पर साइन करने के बाद होना था वो पहले हो गया, तो उसमें कौन सा इतना मसला बन गया? वो मुतमईन था। मसला है वासिफ, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी के बगैर हुआ है। वो धीमी आवाज़ में गुर्राई। कसूर तुम्हारा था। नशे में खुली तिजोरी की तरह सरापा दावत बनी हुई थी। खुली तिजोरी पर चोर और चक्कू की नीयत खराब होती है, किसी मुहज़्ज़ब और शरीफ आदमी की नहीं। इसे वासिफ की बेनियाजी बुरी तरह खिल रही थी, इसलिए तड़क कर बोली और जवाब में इसे एक थप्पड़ भी जड़ दिया। बकवास सुनने की आदत नहीं है मुझे। जरा मुंह क्या लगा लिया, औकात भूलकर सर पर चढ़ने लगी है। इसका आशिकाना लहजा लम्हों में रौनत ज़दा हो गया। तुमने मुझे मारा, यानी शहनी को। जवाबन वो भी तैश में आ गई और वो दोनों हाथों से इसे नोचने लगी। वो एक आध मिनट तक इसकी दस्त दराजी को बर्दाश्त करता रहा, फिर इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर जोर से उसके सर को झटका दिया। शहनीला इस हमले से संभलती, इससे कबल वो इसे लगातार कई थप्पड़ रसीद कर चुका था। इसके सुर्ख रंगत के रुखसारों पर वासिफ ने बारी उंगलियों के सुर्ख निशानात छपा दिए थे। शहनीला के अंदर तैश की शदीद लहर उठी। इसने सोचा अपना घुटना मोड़कर वासिफ की टांगों के दरमियान दर्ब लगा सके, लेकिन वासिफ इससे कई गुना ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। इसने इसका बाजू पकड़कर पीछे की तरफ इस हद तक मोड़ दिया कि वो तकलीफ से बिलबिला उठी। वासिफ ने इसे जोर से घुमाकर एक दीवार से दे मारा। दीवार से सर टकराया तो इसका दिमाग झंझना उठा। कुछ देर के लिए हवास साथ छोड़ के जब तक इसकी नजरों के सामने से ये धुंध हटती, वो इसे रस्सी में जकड़ चुका था। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मुझसे तुम प्यार के दावेदार थे, अब यूं पेश आ रहे हो जैसे मेरे बदतरीन दुश्मन हो। वो इससे खौफजदा हो चुकी थी, इसलिए गुस्सा बोलकर नहायत बेचारगी से बोल रही थी। प्यार के बदले में तुम मुझे बेइज्जत करने पर तुल गई थी, इसलिए अब मैंने तुम्हारे साथ वो सलूक किया है जिसे तुम डिजर्व करती हो। वो एक तरफ सुर आंखों से देखते हुए गुर्राया। मैं जज्बाती हो गई थी वासिफ। मेरी परवरिश जिस माहौल में हुई है वहाँ ऐसी बातों को बहुत मायूब समझा जाता है। वासिफ का बदला हुआ रूप इसे सफाइयाँ देने पर मजबूर कर रहा था। मायूब तो बहुत कुछ है तुम्हारे माहौल में। मेरी दोस्ती को कबूल करते, मेरे साथ घूमते फिरते, मुझसे तोहफ़ वसूल करते तो तुम्हें अपनी फैमिली के व्यूज याद नहीं आए? तुम तो मेरे जरिए शोबिज में कदम जमाने के ख्वाब देख रही थी ना। क्या हुआ जो मैंने तुम्हारे साथ वो काट डाला जिससे तुम्हें अपने ख्वाब की ताबीर पाते पाते बेशुमार बार करके गुजरना था। इसके लहजे में महसूस की जाने वाली हकारत थी। शहनीला के रुखसार अहानत के एहसास से दहक उठे थे, लेकिन वो वासिफ के बदलते रवैये के बायस अपने अंदर उबलते गम और गुस्से का इजहार नहीं कर पाई थी। आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझे लगता है रात वाली ड्रिंक का असर अब तक मेरे दिमाग पर था, इसलिए मैं ओवर रिएक्ट कर गई। इसने मसलहतन अपना लहजा नरम कर लिया। इसी वक्त इसे मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई। देखो कौन कॉल कर रहा है। रात में हॉस्टल भी नहीं पहुंच सकी थी, कहीं वहीं से कॉल ना हो। वो बेचैन हुई। इसकी बेचैनी के बरक्स वासिफ ने नहायत इत्मीनान से इसका क्लच खोलकर मोबाइल निकाला और इतला दी, तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही है, मेरी बात करो। वो बेकरार हुई, लेकिन वो टस से मास ना हुआ। मोबाइल बज बज कर खुद ही बंद हो गया। आए तुम इससे चाहते क्या हो? मैंने तुमसे सॉरी कर ली है, वो रोहानसी होगी। सिर्फ ज़बानी कलामी सॉरी काफ़ी नहीं है, तुम्हें मुझसे अमली माफ़ी मांगना होगी। इसने रौनक से जवाब दिया। इससे पहले कि शहनीला इससे अमली माफ़ी के मुतालिक सवाल करती, मोबाइल दोबारा बजने लगा। बात करो, लेकिन ख्याल है कि एक लफ्ज़ भी उल्टा सीधा निकाला तो नतीजा बहुत खतरनाक निकलेगा। इसने कॉल रिसीव करके मोबाइल इसके कान से लगा दिया। कहाँ थी बेटा?
मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। इसकी गुटी गुटी सी हेलो पर गौर किए बगैर अम्मी ने इस्तफसार किया। मैं बाथरूम में थी अम्मी। इसने बहाना बनाया लेकिन लहजे को नॉर्मल रखने में नाकाम रही। क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस बार अम्मी चौंक गई। थोड़ा सा फ्लू हो रहा है इसलिए आवाज बदली हुई है। वासिफ इसके सर पर सवार था इसलिए वो अम्मी को इशारा नहीं कर पा रही थी। आप बताएं आपने इतनी सुबह कैसे कॉल कर ली? अरे भाई अपनी दादी को तो जानती हो कि तुम्हारे मामले में कितनी वाहमी है। सुबह फजर के वक्त से रट लगाई हुई है कि शहनीला को फोन करके इसकी हैरियत मालूम करो। रात को मैंने ख्वाब में शहनी को बड़े बुरे हालों में देखा है। मुझे लगता है वो जरूर किसी तकलीफ में है। अब देख लिया उनकी छठी इसका कमाल। लाडली पोती को तो सिर्फ मामूली सा फ्लू हुआ है और यहाँ इनके दिल को पंखे लग गए हैं। अम्मी हंस रही थी और यहाँ इसकी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। दादी जिनसे इनकी दकिया नसीहत की वजह से इसे हमेशा चिढ़ रहती थी, कितनी मोहब्बत करती थी इससे कि दूर बैठे भी इन्हें इसे किसी मुसीबत में होने का एहसास हो गया था। दादी से कहिएगा मेरे लिए दुआ करे। क्या बात है शहनी, तबीयत ज्यादा खराब है क्या बेटा? अम्मी इसकी बिगी आवाज सुनकर चौंकी। वो जवाब में शायद फूट फूट कर रो पड़ती लेकिन वासिफ ने अपनी उंगलियां इसके बाजू में गाड़ कर तंबीही नजरों से इसे देखा तो वो जब्त कर गई और लहजे को थोड़ा बशाश बनाते हुए बोली, तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, बस एग्जाम करीब आ रहे हैं ना तो टेंशन हो रही है। इम्तिहानों को सर पर सवार ना करो, पास हो जाओ तो भी हमारे लिए बहुत है। हमने तुम्हारी जिद से मजबूर होकर तुम्हें इतनी दूर भिजवाया है, वरना कौन सी तुमने नौकरी करनी है जो तुम्हें डिग्रियों की जरूरत हो। अम्मी ने इसको तसल्ली देते हुए अपने हमेशा वाले ख्यालात का इजहार कर दिया लेकिन अब इसके पास इन्हें मजीद सुनने की मोहलत नहीं थी। वासिफ के इशारे से इसने सिलसिला मुनक़ता करने का कह दिया। मैं फिर बात करूंगी अम्मी, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे कॉलेज भी पहुंचना है। इसने मुश्किल से अपनी तकलीफ दबाते हुए अम्मी से इजाजत चाही। इनका जवाब सुने बगैर ही लाइन काट दी। गुड, तुम सीख रही हो फरमाबरदारी का हुनर। कुछ दिन यहाँ मेरे साथ रही तो अच्छी तरह ट्रेंड हो जाओगी। वासिफ ने इसे सराहा लेकिन वो कुछ दिन का सुनकर जुजरी से लेकर रह गई। प्लीज मुझे जाने दो वासिफ, वार्डन को मेरे इस तरह गायब हो जाने का भी पता चल गया तो ऑफिस मचा देगी। अब वो बाकायदा मिन्नत समाजिद पर उतर आई थी। अभी कहाँ, अभी तो माफी वाला सेशन बाकी है। ऐसा करो मुझे इसके लिए कोई अच्छा सा तरीका सोचने दो, जब तक तुम आराम करो। बल्कि ऐसा करो टीवी देखो, इससे तुम्हें वक्त गुजारने में आसानी रहेगी। बस ऐसा करना कि जब भी स्क्रीन पर कोई मॉडल नजर आए इसकी जगह खुद को रखकर सोचती रहना। इसने रिमोट की मदद से दीवार में नस्ब बड़ा सा स्मार्ट LED टीवी खोला और हंसता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। वासिफ वासिफ पीछे से वो पुकारती रही लेकिन वो सुनी अनसुनी करके निकल गया। वो बेबसी के शदीद एहसास से पहले बिलक उठी, फिर थक हार कर खुद ही चलते हुए टीवी की तरफ मुतवज्जो होगी। वहाँ कोई न्यूज चैनल लगा था। शुरू में वो गायब दिमागी से खबरें सुनती रही, सियासतदानों की तमाशाबाजियां, IMF की नित नई शरारत और रोज बरोज बढ़ती महंगाई की खबरें इसके लिए ज्यादा दिलचस्पी का बायस नहीं थी। लेकिन जब शहर में अगवा होने वाले बच्चों के हवाले से खबरें चलना शुरू हुई तो वो खुद बहुत ही इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। प्रेस क्लब के सामने धरना दिए बैठे अगवाशुदा बच्चों की माएं बिलकती हुई और नम आंखों वाले बाप, दूसरे परेशान चेहरा आयजा को देखकर वो अपने घर वालों का ख्याल कर बैठी। अगरचे वो बच्ची नहीं थी और अपनी मर्जी से यहाँ आई थी लेकिन वासिफ के जैसे तेवर दिखाई दे रहे थे, इससे इसका स्टेटस एक अगवाशुदा लड़की में ही बदल गया था। अगवाशुदा बच्चों के रोते धोते परेशान चेहरा अजीजो कारब में इसे अपने माँ बाप और घर वाले भी दिखाई देने लगे। अगर वासिफ अपने इरादे के मुताबिक इसे 4-5 दिन यहीं रोके रखता तो उसके घर वालों से मामला छुपा नहीं रह सकता था। हासिल की इंतजामिया यकीनन इसके बिला इजाजत और इतला के मुसलसल गयाब पर जरूर इन्हें इतला कर देती। इसके आगे जो कुछ होता इससे सोचा नहीं जा रहा था, इसलिए दानिस्ता खुद को स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो रखने की कोशिश कर रही थी। स्क्रीन पर अब उम्मे हानी नामी बच्ची के अगवा के मुतालिक तफसीलात बताते हुए एक फोटो ही दिखाई जा रही थी। स्क्रीन पर बच्ची अपने मुबैना अगवा कार के पीछे जाती हुई दिखाई दे रही थी। अगवा कार का चेहरा ज्यादा वाज़ेह नहीं था लेकिन इसकी एक बात बहुत वाज़ेह थी, वो अपना दायां शाना हासा झुक कर चल रहा था। वो इस बात को इतना नोटिस ना करती अगर रात में ही इसने एक ऐसा शख्स ना देखा होता। वो बहुत गौर से फुटेज को देखने लगी। आदमी का कद काट, रंग और फेस कट इस शख्स से शदीद मुमासलत रखता था जिसको इसने कल रात देखा था। वो इसे नाइट क्लब में शराब के जाम तकसीम करता दिखाई दे रहा था जहां कल वो वासिफ की संगत में अपने तई हवाओं में उड़ती फिर रही थी। ना जाने किस जज्बे के तहत इसने स्क्रीन पर चलने वाला नंबर जहन नशीं कर लिया।